अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम संडे टॉक के साथ मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार कमर भट्ट साहब। आइए उनसे ताज़ा तरीन ख़बरों पे जो हैं वो ताज़ा तरीन इशूज़ पर जो हम तज़िया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी बैंक जो पाकिस्तान को $60 करोड़ कर्जा देगा, यानी कि 1.3 अरब डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, तो ये कैसी पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान में सर? जी पॉलिसी तो इस हवाले से जो है वो अगर देखा जाए तो ये $60 करोड़ अगर आलमी बैंक दे रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो उनके लिए हौसला अफजा है। उनको पता है कि जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है या उसके अलावा IMF है, जो पॉलिसियाँ वो देते हैं, बिजली महंगी की जाए, उसके अलावा गैस महंगी की जाए, मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए जाएँ, मुख्तलिफ जो आवाम को सब्सिडीज़ दी जा रही हैं मुख्तलिफ मद में, उनको सब्सिडीज़ को वो ख़त्म करने या कम करने के हवाले से जो उनकी तरफ से जो सिफारिशात दी जाती हैं, अहकाम आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वर्ल्ड बैंक या IMF की तजावीज़ पर, सिफारिशात पर अमल दरामद करने का इरादा रखती है। तभी तो इतनी खतीर रकम जो है वो पाकिस्तान को वो कर्ज देने का इंदिया दे दिया गया है, फैसला कर लिया गया है कि वो $60 करोड़ पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो हाल ही में इस हवाले से अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार करने के हवाले से जो पॉलिसी सामने आई है, फैसला किया गया है कि स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बना दिया जाएगा, जिस पर हुकूमत की किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, हुकूमत कोई चेक एंड बैलेंस नहीं इस पर रख सकेगी और स्टेट बैंक जो है वो ख़ुद अपने तौर पर तमाम जो है वो माली मामलात जो है माली फ़ैसले करने में आज़ाद होगा। तो ये चीज़ें जो हैं अब अभी वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये $60 करोड़ का नवीस सुनाई दी गई है और ये तवक्को की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में IMF की तरफ से भी ऐसी ही कुछ जो है पाकिस्तान के लिए कुछ पेशकश या कुछ ऐलान किया जाए, उसकी तरफ से किसी किस्त का पाकिस्तान को फाटक की जो है ग्रे लिस्ट से निकाल कर मुकम्मल तौर पर जो है उस पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएँ। उसके अलावा मुख्तलिफ जो वर्ल्ड बैंक और IMF के जो ज़ैली इदारे हैं या अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ैली इदारे हैं, उनकी तरफ से भी तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान को जो है बड़ी ख़तीर रकम जो है कर्ज़ों की मद में मिल सकती है। तो ये ओवरऑल जो अगर बात को इसका जो है समाप्त किया जाए तो इस हवाले से यही बात नज़र आती है कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनकी पॉलिसियों पर और उनकी जो सिफारिशात हैं या उनके जो खुले लफ्ज़ों में बात करें तो अहकामात हैं जो उनकी तरफ से जो मुतालबात हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है कि उन पर अमल दरामद करने पर यकीन दहानी करवा दी गई है। तो भट्ट साहब, इसमें जो कर्जे जो नए लिए जा रहे हैं, जो पिछले दावे भी थे इमरान खान के, और दूसरा ये ऊपर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बोझ नहीं और डल जाएगा जी? देखें जी, बोझ इस सूरत हाल में होता है कर्ज़ों का कि अगर उन कर्ज़ों का सही इस्तेमाल ना किया जाए। और अभी जैसा कि पिछले दिनों भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने ख़िताब में और उसके अलावा मुख्तलिफ़ मकामात पर जो तकरीबात से ख़िताब करते हुए वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि कर्ज़ जो मौजूदा जो हुकूमत के पास जो ज़र मुबादला इकट्ठा होता है या हुकूमत के पास जो ज़खायर हैं हुकूमत के पास जो इस हवाले से, तो वो बार बार इमरान खान साहब यही कहते हैं कि बड़ी ख़तीर रकम जो है वो इन जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनकी किस्तें अदा करने में, उनका सूद अदा करने में ही अदा जो हो जाती है। इनका भी सूद चढ़ेगा ना? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। इस हवाले से ये मतलब कहा जा सकता है कि जो जिस तरह जो सूरत हाल सामने आ रही है, वज़ीर-ए-आज़म जो सूरत हाल वाज़ेह कर रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना जो सूरत हाल बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ जो हालात से डरा रहे हैं, तो इससे तो यही गालिब इम्कान है कि ये जो वर्ल्ड बैंक से जो $60 करोड़ की रकम मिलेगी, इसमें से बड़ी रकम जो है वो जो पहले से कर्जे लिए गए हैं मालियाती इदारों से, उनके जो कर्जे की किस्त या उसके सूद अदा करने में सरफ हो जाएगी। अवाम के हिस्से में तो आटे में नमक के बराबर जो है वो गैर मुल्की कर्जों की रकम जो है उनके लिए आती है। तो इसमें फिर क्या फ़ायदा होगा अवाम पर? तो फिर वही बोझ आ जाएगा, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, वो कहेगी पुरानों ने ये कर्जा लिया, वही स्टोरी चलती रहेगी ये फिर। जी बिल्कुल, ये तो हर दौर में होता है कि हम यही किस्त देखते हैं कि जो भी नई हुकूमत आती है वो यही कहती है तमाम जो मुआशी अशारिये जो ख़राब होते नज़र आते हैं या महंगाई बढ़ रही है या अफरात ज़र होता है, तो उसका तमाम तर मलबा जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दिया जाता है और यही कहा जाता है कि साबका हुकूमत की नाक़िस मुआशी पॉलिसियों की वजह से इस वक्त जो है मुल्क की मईशत जो है दिगरगू है, ठीक समत में नहीं जा रही। तो अभी भी यही जो है राग लापा जाएगा। ज़रूरत तो इस अमर की है कि हुकूमत अगर ये कहती है कि साबका हुकूमत की नाक़िस मुआशी पॉलिसियाँ हैं, तो इससे पहले 35, 40, 50 साल की मुआशी पॉलिसियाँ उनके सामने हैं
तो इनको भी चाहिए कि फिर वो उन तमाम मुआशी पॉलिसियों को सामने रखकर ऐसे फैसले करें कि जो गैर मुल्की कर्जे लिए जाते हैं या आवाम पर टैक्सों का बोझ लाद दिया जाता है, तो उस पर वो कर्जे सही तरीके से उतारे जाएं, ना कि जो हुकूमत के जो हवाली होते हैं, जो वजीर होते हैं, जो उनके ATMs होते हैं, उनकी जेबें भरी जाएं, उनको पाला पोसा जाए तो वो रकम उधर ना लगाई जाए। अगर तो यही करना है तो फिर इन कर्जों का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर आम आदमी तक भी इसकी जो है वो रसाई होनी चाहिए, उसको भी इसकी चले जी देखते हैं क्या करते हैं पाकिस्तान, जो कर्जा नया मिलेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है सेनेट के अपोजिशन लीडर मुख्तलिफ हो गए, लेकिन नून लीग को तहफ़्ज़ात हैं, क्या वजह है? नून लीग के तहफ़्ज़ात तो देखें जी, वो तो इसके जो इंतखाब से पहले के हैं कि बार बार जो है मरियम नवाज़ जो है ये दावा करती थी और हक़ जताती थी कि मुस्लिम लीग नून का हक़ है कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो उसका वो बड़ी पार्टी है। लेकिन आप जानते हैं कि आसफ अली जरदारी जो है जोड़ तोड़ के माहर हैं और इस हवाले से इंतहाई वो घाघ सियासतदान है कि वो कहीं ना कहीं अपनी गेम चला जाते हैं, अपनी पॉलिसी वो बज़ाहिर खामोश नज़र आते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो कोई ना कोई गेम जो है वो कर रहे होते हैं। और अब देखें हालिया दिनों में जो है इस हवाले से मंसूरा में, लाहौर में जाकर बिलावल भुट्टो खसूसी तौर पर गए और मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात भी की, तो बहुत सी बातें सामने आ रही थी और वो देखें वो कामयाब हो गए सिराजुल हक को जो है वो अपने साथ मिलाने में। उसके अलावा 4 से 5 आज़ाद उम्मीदवारों को भी मिला लिया और उसके बाद अंदर खाते जो है पता नहीं वो उन्होंने नून लीग के जो है अरकान असम्बली उनको भी वो अपने साथ मिलाया। तो देखें कहाँ गेम पहुँच गई कि मरियम नवाज़ दावे कर रही थी, राना सनाउल्लाह दावे कर रहे थे कि जी सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग का होगा, उनके पास जो है वो नंबर गेम जो है वो ठीक है, उनके पास ज़्यादा जो है वो अरकान असम्बली है तादाद। तो लेकिन देखें जब ये फैसला हुआ तो आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो बड़ी खामोशी से जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए हैं। और आप ये सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि उसी दिन सुबह के वक्त जो है वो मरियम नवाज़ जाती उमरा में लाहौर में जो है अपनी रहायशगाह पर पीपल्स पार्टी और दूसरे जो PDM की जो क़यादत थी उनको वो नाश्ता करवा रही थी और उसी वक्त जो है वो उधर पीपल्स पार्टी का जो है यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब। तो ये सियासी जोड़ तोड़ सियासी गेम्स हैं। इस हवाले से ये कोई बैद नहीं था, पहले ही ये नज़र आ रहा था कि आसफ जरदारी जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब जितवाने में या सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। PTI के जो रहनुमा हैं वो तो कह रहे हैं कि ये टोटली इनकी जो PDM है वो फ्लॉप हो गई है, ये इसमें तफरकात पड़ गए हैं, इसी वजह से ऐसे फैसले हो रहे हैं। देखें ये इख्तलाफात तो उसी वक्त से नज़र आ गए थे जब आसफ जरदारी ने गुज़िश्ता जो PDM सरबराही इजलास हुआ था तो उसमें ये मुतालबा रखा था कि नवाज़ शरीफ पहले वतन वापस आएँ और उसके बाद जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का मुतालबा करें। तो इस वजह से वो उनका ये भी कहना था कि खुद तो बाहर ऐश कर रहे हैं और हम यहाँ जेलों में सड़ते रहें। तो देखिए उस पर मरियम नवाज़ का रद्द बड़ा सख्त आया था, इंतहाई उन्होंने सियासी नापुख्तगी का मुजाहरा किया और उन्होंने जो वो बड़े सख्त बयान दिए कि नवाज़ शरीफ के बारे में बात करने वालों की ज़ुबान खींच ली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसी वक्त ये नज़र आ गया था कि PDM की हंडिया जो है वो बीच चौराहे में फूट चुकी है। अब मरियम नवाज़ की जो चूँकि उनके बेसिकली ठीक है वो ऐसे खानवादे से तल्लक है जिनका सियासत में एक बड़े अरसे से वो सियासत में है, शरीफ ख़ानदान। लेकिन मरियम नवाज़ अभी सियासत में वो मुकाम उनका नहीं है, सियासत में अभी वो ऊंच नीच को अभी नहीं जानती, अभी वो बिल्कुल सियासत में बच्चे हैं, तो उनको नहीं पता कि सियासत क्या किस तरह करें। अगर बिलावल भी बच्चे हैं इस हवाले से सियासी तौर पर नाबल्द हैं, लेकिन उनके सर पे चूंकि आसफ जरदारी जैसे गाग सियासतदान का हाथ है, इसलिए वो कामयाब जा रहे हैं। अब देखें ना, तो मरियम नवाज साहबा जो है वो जिस तरह वो एक साबका दौर में अपने वालिद के दौर में वो एक किस्म का वो शाही ख़ानदान के तौर पर जिस तरह वो हुकूमत करते रहे हैं, मरियम नवाज तो एक तरफ रहेगी। मरियम औरंगज़ेब उसकी आप लैंग्वेज देखिए, उसका लहजा देखिए कि इंतहाई वो नागुफ्ते बे जो है वो हालात हैं कि वो इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं हुकूमत के बारे में, हुकूमती ओहदेदारों के बारे में। तो इसी से वो बेसिकली ये उनकी बेबसी का इजहार है इसमें। अगर वो मुश्तल होती हैं, अगर वो गुस्सा होती हैं दोनों मरियम, तो वो ये ना समझा जाए कि इस वक्त जो है नून लीग दोबारा बरसकदार आ रही है या उनको मौका मिल रहा है या गेट नंबर 4 से या गेट किसी और गेट से जो है उनकी वो मुफाहमत हो गई है, कभी नहीं। अब मुल्की सियासत से ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान का पता कट गया है। उनकी करप्शन, उनकी बदअमालियाँ और उनकी जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ जो हर हवाले से देखने में आ रही थी, वो जो मुख्तदर इदारे हैं उन्होंने अब उनको माइनस शरीफ ख़ानदान कर दिया है। और ये जल्द ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि शरीफ ख़ानदान में से जो
मुस्लिम लीग नून है वो बिल्कुल हमेशा के लिए उसका सियासत में से खात्मा हो रहा है। तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि जो पीपल्स पार्टी है वो सियासत में इन हो रही है और जो नून लीग है वो ख़त्म हो रही है। बिल्कुल, इसमें ये देखिए ना कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो यूसुफ गिलानी है जी जी, वो तो बिल्कुल जो है वो बड़े दावे किए जा रहे थे कि वो जीत जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देखिए वो क्या हुआ, सियासी इख्तलाफात या सियासत जरदारी की गेम। तो या नून लीग ने भी उनके साथ जो है बेवफाई की इस हवाले से, तो वो उसका जो है फिर बदला तो लेना था उन्होंने। सियासत में सब चीज़ें चलती हैं। अभी कमर ज़मान कायरा यहाँ फैसलाबाद आए हुए थे, तो उन्होंने भी इस हवाले से बहुत सी मुबहम बातें की, कुछ खुल के बातें की। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के दीगर जो हमायदीन हैं वो इस हवाले से बड़ी खुल के बातें कर रहे हैं। वो तो साफ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ धोखा किया, उनके साथ फ्रेब किया, अपने तौर पर वो फैसले कर लेते हैं और पीडीएम के इजलास में आकर अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर ये तहरीकें इज्तिमाई तौर पर चलती हैं, ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं जहाँ, तो वहाँ पर जो है फैसले मुसल्लत नहीं किए जाते बल्कि मुशावरत से तमाम मामला तय होते हैं। और मुस्लिम लीग नून का वो शाही वतीरा है शुरू से ही, ये फैसले कर लिए, मुसल्लत कर दिए, लेकिन अब वो चीज़ नहीं चलने वाली। ये मैं हैरान होता हूँ इस बात पर कि नवाज शरीफ को या मरीम नवाज को अभी तक इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा कि अब वो वक्त गुजर चुका है, पानी बहुत सा पुलों के नीचे गुजर चुका है, अब उनकी सियासत का खात्मा होने जा रहा है। बजाय इसके कि वो दूसरी जमातों को एक मुशावरती अंदाज में लेकर चले, वो अभी तक वो अपने फैसले मुसल्लत करने वाला स्टाइल जो उन्होंने नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से ये साफ नजर। और ये बात मैं बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी की सियासत हो या आसफ अली जरदारी की सियासत हो, वो बड़ी मफामाना सियासत करते हैं। वो जो है बैकडोर पॉलिसी भी अपनाते हैं और सामने से भी जो है बात करते हैं, तो इस तरीके से वो करते हैं कि कल उनके लिए जो है वो किसी किस्म की रुकावट ना हो, उनके किसी किस्म का कोई नुकसान, सियासी नुकसान ना हो। तो ये देखें, बड़े वो नपे और सोच समझ का फैसले करते हैं। तो यही वजह है कि वो दोबारा जो है वो मुस्लिम लीग नून की और उसके चंद एक हवारी जमातों की मुखालफत के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए। इसका मतलब यही है कि पीपल्स पार्टी जो है आइंदा सियासत में कोई ना कोई उसका रोल होगा, जबकि मुस्लिम लीग नून का खात्मा नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी का एक ब्राइट फ्यूचर हमें नज़र आना शुरू हो गया है। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छी खबर नहीं है कोरोना के हवाले से। जो सेक्रेटरी जनरल PM में हैं डॉक्टर कैसर सिजाद, वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर ख़त्म होने के बाद चौथी और पाँचवीं भी आएगी, तो ये हम कोरोना में ही ढके फुटे रहेंगे सर? बिल्कुल, ये देखें, इसमें पहले भी इस हवाले से जो बातचीत होती रही है कोरोना की लहर के हवाले से, तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है कुछ मुतनाज़े भी सामने आ रही हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। तो कोरोना की जो पहली लहर थी, उसके बाद दूसरी लहर थी, तो उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक ने ये ऐलान कर दिया था कि जी कोरोना से निजात पा ली गई है, कोरोना से छुटकारा मिल गया है, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन होगी। तो इसमें जो एक हवा खड़ा किया जा रहा है कोरोना के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से, तो इस पर हुकूमतें बहुत सा काम कर भी रही हैं, लेकिन इस हवाले से आलमी माफियाज को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि आलमी माफियाज भी इन बीमारियों के पीछे काम कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ जो है नज़रियात को फैलाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या मुख्तलिफ हुकूमतों के ज़रिए, या उन हुकूमतों में जो अपने उनके मुख्तलिफ जो NGOs होती हैं, उनकी तंजीमें बनाई होती हैं, उनके ज़रिए भी। तो इस पर हुकूमत को ज़रा संजीदगी से गौर करना होगा कि कोरोना का जो फैलाव है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा अभी तक, और ये तीसरी और चौथी लहर का जो इंदिया दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, तो इस हवाले से ये देखना होगा कि ये क्या चीज़ है कि क्यों इस पर जो है हिफाजती इक़दामात SOPs पर अमल दरामद के बावजूद चौथी और पाँचवीं लहर क्यों आएगी। तो ये तो हुकूमती हुमायदीन का फ़र्ज़ है या जो बरसर इक़्तिदार हल्के हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि हमें जो है इस पर किस तरह ये इससे नबर्द आजमा सकते हैं, कोरोना का कैसे खात्मा किया जा सकता है। तो आज एक वज़ीर इत्तलात का भी बयान आया है उस हवाले से कि कोरोना के अवेयरनेस के लिए मीडिया को अरबों के इश्तिहारात भी देना होंगे, इसमें आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये अवेयरनेस तो ज़ाहिर बात है ना, ये तो हर दौर में आगे ही मुहिम चलाई जाती है आवाम को शऊर देने के लिए कि इस हवाले से किसी भी इशू पर जो है वो क्या करना चाहिए। इससे पहले पोलियो के हवाले से, उससे पहले बाद फिर डेंगू के हवाले से, उससे पहले देखा जाए तो खसरा के हवाले से, ये चीज़ें ये तो जो है आगे ही जो है कैंपेन जो है वो अवेयरनेस कैंपेन तो चलती रहती हैं, वो चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे प्रिंट मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, वो किसी न किसी तरीके से होती है ना वो तो। जी नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं बहुत सारे तजुर्बे के साथ। विल बी बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। तो शुरू करेंगे हमारे सिर्फ दो आशिक अवान जो है वो कह रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन को सीरियस नहीं ले रही, इसलिए हमें शायद मुकम्मल लॉकडाउन लगाना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अच्छा, बिल्कुल, ये तो चीज़ें सामने आ रही हैं कि तमाम अजला जहाँ भी देखा जाए अवाम की तरफ से इस दफ़ा जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ इदारोों की तरफ से तो बहुत खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये तीसरी लहर जो है कोरोना की इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश कोरोना है उसका भी वायरस जो है वो यहाँ पर फैलने का खदशा है। अगर इस पर अमल दरामद ना किया गया, SOPs पर खासी जो है तदबीर इख्तियार ना की गई, तो लेकिन आवाम की तरफ से जो संजीदगी का इस दफ़ा मुजाहरा नहीं देखने में आ रहा। ज़्यादातर मकामात पर जहाँ पर जाया जाता है किसी फंक्शन पर या मार्केट में, किसी दुकान में, किसी दफ्तर में, तो वहाँ पर यही देखने में आता है कि एक तो जो पहले जिस तरह वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता था, जगह जगह जो है हमें हैंड सैनिटाइज़र नज़र आते थे, बॉटल नज़र आती थी जहाँ पर लोग फौरी तौर पे सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते थे। फिर फेस मास्क होते थे, लोगों की जेबों में भी होते थे, चेहरे पर भी लगाया होता था एक, और जबकि जिस दफ्तर में जाते थे वहाँ पर भी डब्बे पड़े होते थे फेस मास्क के, तो ताकि कोई फेस मास्क से महरूम ना रह जाए। तो लेकिन इस दफ़ा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ शादी हाल्स में ख़ास तौर पर ये देखने में आ रहा है कि वहाँ पर भी कुछ जो है वो लोग जो है इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि कोरोना की वबा जो है ज़्यादा ख़तरनाक है, फैलने का खदशा है, हम जो है SOPs पर अमल दरामद करें, कुछ नहीं लग। और इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर जो है मुख्तलिफ अजला के, उन्होंने भी हुकूमत को तजवीज़ दी है। ख़ास तौर पर उन्होंने इसी डर का इज़हार किया है कि ख़ास तौर पर शादी हाल्स में जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है कि कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिससे कोरोना मज़ीद फैलने का खदशा है। और दूसरी बात जो रही कि आम मार्केटों में, वहाँ पर भी आप देख लें, छोटी सी मिसाल देता हूँ अभी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन फैसलाबाद में जो चीज़ देखने में आई है कि पिछले दिनों जो है वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा, वो हालांकि कोरोना की वजह से छुट्टियाँ हैं, तलीमी इदारे बंद है, लेकिन उन्होंने तमाम जो है वो BS की जो स्टूडेंट्स हैं उन तमाम तालबात को एक आर्डर जारी कर दिया, हुक्मनामा जारी कर दिया कि वो फौरी तौर पर जो है वो 29 मार्च से पहले फौरी तौर पर अपनी जो है एग्जामिनेशन फ़ीसें जमा करवाएं, वरना उनके दाखिले नहीं भेजे जाएंगे। और अगर जो तालबा लेट फीस जमा करवाएगी रोज़ाना के हिसाब से उसको 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। और जिसके बाद तालबात की एक सैकड़ों की तादाद में तालबात जो है 4, 6 और 8 सेमेस्टर की तालबात जो है वो बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कॉलेज पहुंची हैं। और वहाँ पे वो रश था, और वहाँ पे ये देखने में आया, जो फुटेजेस सामने आई हैं, कि तालबात की जो अक्सरियत थी उन्होंने एक तो फेस मास्क नहीं पहना हुआ था, और दूसरा वो इस तरह उनको हाल में बिठाया गया था, इकट्ठा किया था कि तिल धरने को जगह नहीं थी। तालबात एक साथ जो है करीब करीब बैठी हुई थी, जिसकी वजह से खदशा है कि वो इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में भी जो है वो कोरोना की वबा न फूट पड़े। तो ये इस हवाले से जो सरकारी इदारे हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट इदारे हैं, चाहे मार्केट्स हैं, चाहे वो आम बाज़ार हैं, तो वहाँ पर जो है वो आवाम की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। तो ये फिर डर ज़्यादा पैदा हो गया है कि हुकूमत इसका सीरियस नोटिस लेकर कहीं ये ना हो कि स्मार्ट लॉकडाउन को जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन में तब्दील ना कर दिया जाए। और उम्मीद है कि एक आध दिन में इस पर जो फैसला है वो इम्कान है कि वो आ जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो सूरत देखते हुए, और ख़ास तौर पर जो है अस्पतालों की सूरत देखी जाए तो वहाँ पर जो है वार्ड्स जो है वो कोरोना के मरीजों से भरना शुरू हो गए हैं। अलाइड हॉस्पिटल लें या लाहौर के हॉस्पिटल लें या पंजाब के किसी और शहर के हॉस्पिटल लें, तो वहाँ पर ये सूरत हाल सामने आ रही है कि बताया जा रहा है सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कि वहाँ पर मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। दूसरे वार्ड से जो बेड्स हैं या दूसरे वार्ड जो हैं उनको भी कोरोना के लिए मुख्तस किया जा रहा है। तो ये इम्कान है गालिब के हुकूमत जो है वो एक आध दिन में जो है मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज ना कर। आपने सर हुकूमत की जो पॉलिसीज़ के हवाले से कोरोना के बात की कि उनके जो अहकामात हैं, जो उनका जो कानून बना हुआ है, लेकिन फैसलाबाद में कानून की धज्जियाँ भी एक शादी हाल में उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पे एक हमारे एक MNA का शादी हाल है, वहाँ पे तो कोई 1 बजे तक शादियाँ चलती हैं और कोई SOPs का ख्याल नहीं है, तो वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं होता? देखें जी, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये मतलब
अब MNA की बात की है, अब MNA लाजमी तौर पर जो हुकूमती पार्टी का है तो फिर उसके लिए तो नरम जो है वो कानून मोम की नाक तो बनेगा। तो सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए ना सर। ये तो हम और आपकी बात है, हम और आप कहते हैं, लेकिन जो ये अरबाब इख्तियार हैं ये आपको पता हर दौर में ये ऐसे होते हैं। सख्ती से अमल दरामद होगा तो दूसरों के लिए मिसाल बनेगा, निशान इबरत बनेगा। फिर अवाम कैसे सीरियस लेगी? ये तो आप इसको सिर्फ MNA की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं, जो उनके जानने वाले हैं, जिनके होटल्स हैं, शादी हाल्स हैं, ये वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। वहाँ उनको खुली छूट दी हुई है, शादियाँ हो रही हैं, कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि मुख्तलिफ जो देहात हैं वहाँ पर कबड्डी मैचेस हो रहे हैं, बिल्कुल, और वहाँ सैकड़ों की तादाद में शायकीन पहुँचे होते हैं। उसके साथ साथ ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से देखा जाए तो इन्होंने रंगे बहार के नाम से फूलों की नुमाइश का ऐलान कर रखा था, जो अवामी एहतजाज पर और मीडिया की निशानदही पर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है कि यहाँ पर जो रंगे बहार या जश्न बहारा की तकरीबात जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक तरफ हुकूमत जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ऐलान कर रही है कि जी आवाम जो है मोहतात हों, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती इदारे हैं वो खुद ही इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दे रहे होते हैं। तो ये तो ऐसा, फिर ये तो मोनोपोली में चेंज होना चाहिए ना। ऐसे फिर देखे ना, ऐसे फिर कैसे आवाम सीरियस होगी, वो कानून को कैसे अपने ऊपर नाफिज करेगी सर? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब बड़े लोगों पे के लिए कानून जब मोम की नाक मान जाएगा तो हम आम आदमी भी सोचेंगे कि हमें जो है अब छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं ना, तो वहाँ अगर कोई पुलिस वाला या किसी बासर शख्सियत की गाड़ी जो है वो रेड सिग्नल पर नहीं रुकती और सिग्नल की परवाह किए बगैर चली जाती है, तो वहाँ पर अक्सर देखने में आता है कि आम शहरी भी फिर उसके पीछे सिग्नल की परवाह किए बगैर सिग्नल की खिलाफवर्जी करते हैं, वो भी उनके पीछे निकल जाते हैं कि भी वो पुलिस वाला एहलकार जो है मोटरसाइकिल पे है या गाड़ी पर है, वो अगर इशारे की खिलाफवर्जी करते हुए गुजर गया तो फिर मुझे क्या, मैं भी क्यों ना करूँ। तो ये जब ऊपर से जब कानून लागू होना शुरू होता है तो फिर वो निचली सतह पर आवाम को डर खौफ होता है कि जी बड़े लोगों की पकड़ हुई है, कानून पर नाफज किया गया है, कानून की अमलदारी की गई है, कानून की रिट बहाल की गई है, तो आम आदमी को डर होता है। जब किसी MNA MPA पर कानून लागू नहीं होगा तो आम आदमी फिर कैसे उसकी परवाह करेगा? जी बिल्कुल जाहिर बात है, जब कानून एक जैसा नहीं होगा तो फिर कैसे कानून की नाफज होगा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स का दावा है कि कोरोना वायरस की वो जो वबा है 2022 में भी ख़त्म होने का इम्कान नहीं है। तो इस बारे में आप क्या करेंगे? कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त बिल गेट्स की शख्सियत कोरोना के हवाले से बड़ी मतनाज़ बन गई थी। उनके जो मुख्तलिफ एक दो बयानात सामने आए थे उसकी वजह से जो है उन पर बड़ी तनकीद भी होती रही, उनके मजम्मत भी की गई। बिल गेट्स इस हवाले से जो बात थ्योरीज जो कोरोना के सामने आ रही हैं उनमें ये भी थ्योरी सामने आई कि ये कोरोना की जो वबा है, वायरस है, ये एक इंसानों की तरफ से ये फैलाया गया वायरस है और ये तजर्बात किए जा रहे हैं इंसानी सेहत पर, इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी जिल्द पर इसके क्या असरात होते हैं। और उसके बाद जो ये थ्योरी भी आई कि कोरोना वायरस जो है इसको एक जंगी टेक्स्ट के तौर पर, एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर भी अपनाया जा रहा है कि कैसे इसको अपनाया जाए कि बड़ी तादाद में जो अमवात हों, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ स्ट्रक्चर जो है वो तबाह ना हो और ये वायरस फैलाकर ही अपने मुखालिफ जो ममालिक हैं वहाँ पर लोगों को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो ये मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आ रही थी। बिल गेट्स की भी इसी थ्योरीज के हवाले से बाद मुतनाज़ बयान सामने आए थे। तो अब चीज़ ये है कि बिल गेट्स ने दोबारा ये बयान दे दिया है। वो कैसे, पहले बात तो ये देखना है कि वो किस बरते पर, किस बेस पर वो ये दावा कर रहे हैं कि 2022 में भी कोरोना ख़त्म नहीं होगा, कि क्या वो तो बहुत बड़े वो इस हवाले से वो कोई मेडिकल साइंसदान है या कोई इस हवाले से उनकी कोई तहकीकात जो वो करवा रहे हैं। वो तो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस हवाले से ये, चूँकि आप देखें वो एक बहुत असरअंदाज होने वाली शख्सियत बन चुकी हैं दुनिया में और अमेरिका समेत बहुत से जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ की हुकूमतों पर वो एक बाअसर शख्सियत है। उनके वो हुक्मरान और हुकूमतें उनके असर में हैं और वो मुख्तलिफ हुकूमतों को फंडिंग भी करते हैं मुख्तलिफ समाजी और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, चैरिटी के हवाले से। तो ये जो होता है वो एक इस हवाले से वो बयान दे रहे हैं अगर, तो ये एक ना समझ आने वाली बात है। ये हुकूमतों को मुख्तलिफ जो हैं इदारे जो हैं ये इनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को भी ख़ास तौर पर इस पर गौर करना चाहिए कि वो किस बेस पर ये दावे करते आ रहे हैं। शुरू दिन से जब से कोरोना की वबा सामने आई है वो मुख्तलिफ दावे करते आ रहे हैं कि ये होगा वो होगा और इसके बाद ये भी एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो कोरोना वायरस के हवाले से वो बहुत बड़ी उन्होंने सरमायाकारी की है बिल गेट्स ने
जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन बनाने के हवाले से बिल्कुल, तो जाहिर बात है कि वैक्सीन बनेगी तो उस पर अगर सरमायाकारी की जाएगी, ये बहुत बड़ा कारोबार आने वाले दिन, बल्कि बन चुका है। वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है कोरोना की, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है कि जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा, कारोबारी सरमायाकारी करेगा तो उसको बड़ा फायदा होगा। तो इस हवाले से भी ये देखा जा रहा है आने वाले दिनों में ये बात सामने आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि बिल गेट्स या किस ने कोरोना की वैक्सीन की तैयारी में कितनी सरमायाकारी की है। तो ये हुकूमतों को नोटिस लेना चाहिए इस बात का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें व्हाट्सएप पाकिस्तान के कुछ जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वो कुछ पैसे दे रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के, क्या इसकी क्या वजूहत हैं? और ये बिल गेट्स के बयान में ऐसे बिल्कुल दाल में कुछ काला लग रहा है। जी, ये जो बाज़ हॉस्पिटल्स की बातें सामने आ रही हैं, अभी इस पे तहकीक की ज़रूरत है। ये पता चलाना पड़ेगा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की स्टोरी है या अमली तौर पर भी ऐसे अस्पताल कर रहे हैं। अगर सबूत मिले हैं भाई साहब, अगर सबूत मिले हैं इस हवाले से तो फिर तो ये देखना चाहिए ना, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत को ये देखना है कि ये वो क्यों वो लोगों को पैसे देकर, लालच देकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। क्या उनको किसी अदारे की तरफ से, किसी तंजीमों की तरफ से या किसी दूसरी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी मुतनाज़ वैक्सीनेशन जो अभी जिसकी अप्रूवल नहीं दी गई मुल्क में, उस वो वैक्सीन लगाने के जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके बाद वो अपना उसमें से कमीशन और अपना हिस्सा रख कर वो आगे जो है रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाने वालों को जो पेमेंट कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, हुकूमत का ये काम है। जी बिल्कुल। तो मैंने बात की थी कि ये बिल गेट्स के बयान में कुछ दाल में काला लग रहा है, जो उन्होंने बयान दिया ये 2022 का, इसको ज़रा वाज़ेह कीजिएगा थोड़ा सा। ये मैंने वही बात कर दी ना कि ये तो देखना पड़ेगा आलमी सतह पर मुख्तलिफ इदारों को, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को, कि ये बिल गेट्स किस बुनियाद पर ये दावा कर रहा है कि 2022 तक भी जो है कोरोना का खात्मा नहीं होगा। तो ये चीज़ें तो वो उनसे ही पूछी जा सकती हैं ना कि वो किस बुनियाद पर दावा कर रहे हैं। या तो फिर ये है कि वैक्सीन जो दी जा रही है उसमें कुछ ख़राबी है, या तो फिर उनको पता है इस हवाले से हक़ाइक़ का कि ये जो वैक्सीनेशन की जा रही है या कोरोना का वायरस जो है, जिस तरह ये थ्योरी सामने आई थी कि ये एक इंसानी वायरस है, इंसानों की तरफ से फैलाया हुआ वायरस है, तो फिर ये भी खदशा, इस खदशे को तकवीत मिलती है कि बिल गेट्स को हक़ाइक़ का पता है कि ये वायरस जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको मज़ीद फैलाया जाएगा। जी बिल्कुल। महंगाई का तूफ़ान ख़त्म नहीं हो रहा पाकिस्तान में, लेकिन मुर्गी के जो गोश्त बेचने वाला माफिया है वो कंट्रोल से बाहर है। 400 रुपये तक जो है कीमतें बढ़ गई हैं। तो अब जो गरीब है या जो कुफ्ते खरीद नहीं रखता वो चिकन भी नहीं खा सकता। बट साहब देखें जी, ये मौजूदा हुकूमत के बारे में ना एक ज़रबुल मिसल बन चुकी है कि इमरान खान वज़ीर आज़म जिस बात का नोटिस लेते हैं वो चीज़ या तो मार्केट से गायब हो जाती है या उसकी कीमतें मज़ीद जो है वो आसमानों तक पहुँच जाती हैं। तो यही सूरत हाल देखें, पहले आटे के बारे में ऐसा हुआ, फिर चीनी के बारे में, फिर मेडिसिन के बारे में, मुख्तलिफ अशिया जो हैं, तेल, कुकिंग ऑयल जो है उसके बारे में, और अभी हाल ही में ये जो ब्रायलर है इसके बारे में भी ऐसा हुआ। जैसे ही हुकूमत ने नोटिस लिया, वक्ती तौर पर जो है चंद दिन के लिए कीमत कम हुई और उसके बाद फिर जो है अभी अब जैसा कि 400 रुपये किलो तक जो है मुर्गी का गोश्त पहुंच गया है। सरकारी कीमत ही जो मुकर्रर की गई है वो ही 374-75 रुपये है। तो 400 और 400 रुपये से ज़ायद जो है वो जो है दुकानदार वसूल कर रहे हैं। सिर्फ चिकन पे ही मुनसर नहीं है ये, आप अगर मटन देखें, बकरे का गोश्त देखें, तो सरकारी कीमत जो है उसकी मुकर्रर की जाती है वो देही इलाकों में जो है वो 800 रुपये किलो, और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 850 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन दुकानदार जो है वो देखें वो 1100 रुपये, 1200 रुपये में, 1300 रुपये तक भी गोश्त जो है वो गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ मीडिया को प्रेसिस जारी करने की हद तक जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ कर रही है, अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से 20 छापों की कार्रवाई जो है वो बताई जाती है मीडिया को, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से। लेकिन आप देखें जिस वक्त वो उनकी प्रेसिस जारी हो रही होती है उसी वक्त बाज़ारों में जो है वो चिकन जो है वो 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि दावे किए जा रहे हैं 300-350 की हुकूमत की तरफ से। इसी तरह मटन के दावा किया जाता है कि वो 800 रुपये 850 रुपये कीमत मुकर्रर है, लेकिन उसी वक्त जो है वो 1200-1300 रुपये में जो है वो मटन जो है बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है, कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। इसकी क्या वजूहत है? फिर कैसे कंट्रोल होगी महंगाई? दिन ब दिन गरीब जो है पिसता चला जा रहा है। बट साहब देखें, जब तक ब्यूरोक्रेसी का मुकामी निज़ाम तब्दील नहीं होगा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर का निज़ाम चेंज नहीं होगा,
इनको जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा आवाम का, उस वक़्त तक, जब तक इनको ब्यूरोक्रेसी को हुक्मरान की तरह मुसल्लत करके रखा जाएगा, उस वक़्त तक ये शाही ख़ानदान रहेगा ब्यूरोक्रेसी। लेकिन जब तक इनको आवाम का जवाबदेह, एक अवामी नुमाइंदे के सामने जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, उस वक़्त तक ये ना ही महंगाई ख़त्म होगी, ना ही इनके अल्ले तल्ले ख़त्म होंगे, और ना ही ये जो है दिन दहाड़े खुलेआम जो लूटमार हो रही है, आवाम की जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं, ये नहीं ख़त्म हो सकते। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।